Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about another important topic, and that is House of Lords, and then we will talk about bills. What is a bill? Are forms of types of bills introduced in the legislature or parliament, and what are the procedure of passing a bill? So, in this case, today's class is going to be highly productive because you are going to learn about the procedure of parliament and both the houses like House of Commons, House of Lords. Moreover, you are also going to learn about the lower assembly and upper assembly, not only of UK but of the rest of the systems of the world like Pakistan, India, and America, so on and so forth. So the same procedure is applied with slight changes in different countries. Since we are concerned in today's lecture only to what we say that we are concerned only to uh, okay, since we are concerned only with UK government, so we will discuss about House of Commons and House of Lords. This will be the main topic of today. Moreover, we are going to talk about the House of Lords, right? House of Lords, the upper house, and which is known as Senate in Pakistan, right? तो अगर इंग्लैंड का कोई सेनेट है या अपर हाउस है तो उसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स. This was the topic of the previous lecture as well, but we left that in the middle because of the shortage of time. So I resume it from here. So we are going to talk about House of Lords. House of Lords है क्या, इसका फंक्शन क्या है, ये सब जो है आज हम पढ़ेंगे. चलो, तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ये अपर हाउस है, अपर हाउस, और जो लोअर हाउस है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स. अगर पाकिस्तानी पार्लियामेंट को ले ले तो अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहा जाता है. इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके जो मेंबर्स हैं उसे हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज. पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हम उसको एमएनए कहते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली कहा जाता है. वो जब आते हैं तो वो आते हैं डायरेक्ट वोटिंग के ज़रिए, मतलब हम जैसे लोग उसको वोट देते हैं और वो पार्लियामेंट में जाते हैं. इसी तरह इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्ट वोट से आते हैं, लोगों के वोट से आते हैं. जब हम बात करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर्स हैं या लॉर्ड्स हैं वो वोटिंग के ज़रिए नहीं आते, दे आर हेरिडिटरी. बस वो विरासत में इन लोगों को ये हाउस मिल जाता है. तो ये डिफरेंस है. पाकिस्तान में जब सेनेटर्स बनता है तो वो डायरेक्ट वोट से नहीं आता, मतलब सेनेटर्स को मैं और आप जैसे जो लोग हैं वो सेनेटर्स को वोट नहीं देते, बल्कि हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग. इनडायरेक्ट वोटिंग का मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो खुद ही जो है उनको वोट देते हैं और उसके ज़रिए फिर वो सेनेटर बन जाते हैं, जो कि जो जो हमारे नुमाइंदे कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं, वो वोट करते हैं. लेकिन इंग्लैंड में ये बात थोड़ी सी अलग है. ये जो है हेरिडिटरी पीयर्स होते हैं, इसको जो है मतलब एक विरासत में आए होते हैं, एक ख़ास फैमिली से उनका ताल्लुक़ होता है, ठीक है, या तो किंग और क्वीन के फैमिली से होते हैं, या जो है चंद इसमें बिशप्स ये मजहबी लोग होते हैं, तकरीबन 24 या कुछ इस तरह. इसी तरह कुछ पीयर्स जो है या कुछ लोग स्कॉटलैंड से लिए जाते हैं, कुछ आयरलैंड से लिए जाते हैं,
और उसको जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का हिस्सा बना लिया जाता है। ठीक है, तो यही कुछ कहानी है, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा इसकी क्वालिफिकेशन की तरफ कि कौन जो है डिसक्वालीफाई है या हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर नहीं बन सकता। तो सबसे पहले तो इसका एज हम देखेंगे कि अगर इसकी 21 साल से एज कम हो, दैट इज बिलो 21 या 21 ईयर्स ओल्ड जो है, इसमें कम हो तो वो डिसक्वालीफाई है, वो मेंबर नहीं बन सकता। दूसरी बात कि वो जो है किसी और मुल्क का ना हो, किसी और जगह का ना हो। जैसे मैंने कहा ये तो हेरिडिटरी है, तो बस एक ख़ास फैमिली या एक ख़ास ख़ानदान या एक ख़ास तबके से उसका ताल्लुक़ होगा, तब ही जाकर वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का हिस्सा बन सकता है। इसके बाद जो है वो मकरूज़ ना हो, साथ में जो है किसी बड़े जुर्म में मुलविस ना हो। ठीक है, तो ये चंद डिस्क्वालिफिकेशन है, और अगर ये बातें उसमें ना हो तो वो क्वालिफाइड है, वो हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बन सकता है। हाउस ऑफ कॉमन्स हमने इससे पहले पढ़ा और हमने उसको कहा कि उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो स्पीकर कहलाता है। इनका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हम इसको कहते हैं लॉर्ड चांसलर, लॉर्ड चांसलर। ठीक है, ये चंद छोटी छोटी बातें हैं, उसको जहन में रखें तो आसानी से फिर समझ आती हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसको लॉर्ड चांसलर, लेकिन स्पीकर के पास इख्तियारात थोड़े ज़्यादा है। लॉर्ड चांसलर चूंकि ये लॉर्ड्स का एक हाउस है, सारे अमीर बैठे हुए हैं, सारे एरिस्टोक्रेट्स बैठे हुए हैं, सारे जो ऐसे फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जो बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, तो वो किसी की बात फिर नहीं सुनते। बाकी वो वोटिंग के ज़रिए आते भी नहीं हैं, आवाम को जवाबदेह भी नहीं है। तो इस वजह से इसके जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, इवन जो लॉर्ड चांसलर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस हाउस का होता है उसका ख्याल भी नहीं रखते। जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स में हम कहते हैं कि जब भी बात करनी है तो आपने स्पीकर को मुखातिब होकर बात करनी है, मिस्टर स्पीकर लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में माई लॉर्ड्स लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। चांसलर जो होता है, लॉर्ड चांसलर, उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, बस वो बेचारा बस एक कुर्सी पर बैठा है और वूल सेक आई थिंक उसको कहते हैं, बस उसकी चेयर का नाम है। बाकी उसके जो फंक्शंस है स्पीकर से थोड़े कम है। हाउस ऑफ कॉमन का स्पीकर ज़्यादा पावरफुल होता है, वो लोगों को कहता है कि आप बात करें, आप बात करें, टाइम भी सजेस्ट करता है कि इतने मिनट बात करनी है। इसी तरह इश्यूज भी उठाता है कि इस डिकोरम का ख्याल भी रखना है, और इवन किसी पार्लियामेंटेरियन को गलत ज़ुबानी पर या गलत अल्फाज पर या डिकोरम का ख्याल अगर नहीं रखा जाता तो उसको इवन पार्लियामेंट से बाहर भी निकाला जा सकता है। और वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर वाली बात भी आ जाती है। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड का जो लॉर्ड चांसलर है उसके पास ऐसे इतने बड़े फंक्शंस नहीं है, तो थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू द स्पीकर। कोरम की बात करें, अमूमन यहाँ पर जो लोग आते हैं और बैठते हैं इस वक्त जो नए नंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड मेंबर्स हैं वो है 792, व्हाट वी कैन से 792 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इवन आप लोगों के बुक में तकरीबन 1100 तक लिखे गए हैं कि इतने मेंबर्स होते हैं। एनी हाउ जितने भी हो, ठीक है, लेकिन जो अटेंडेंस देते हैं, हाउस में बैठते हैं, वो ये 30 या 50 के करीब ही होते हैं। बाकी बादशाह है आते ही नहीं है। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा होगा कि इस हाउस की अहमियत फिर क्या है, इस हाउस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जिसके मेंबर जो है सैकड़ों में हो, लेकिन जब हाजिरी और कुरम की बात आ जाए तो वो फिर 30, 35, इवन 100 के करीब वगैरह हो। ठीक है, तो इस वजह से ये कहा जाता है कि दिस इज़ द सेकंड जो चैम्बर होता है या अपर हाउस होता है, दिस इज़ द वीकेस्ट इन द वर्ल्ड, के पूरी दुनिया में अगर वीकेस्ट है तो वो फिर है हमारे पास
यूके का सेकंड चैम्बर। अच्छा, नेचर ऑफ द हाउस देखा जाए तो इसका नेचर जैसे मैंने कहा कि इसमें ज़्यादातर लोग अरिस्टोक्रेट्स होते हैं या लैंडलॉर्ड्स होते हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो ऐसे लोग जो है न क्या चाहते हैं, ऐसे लोग तो परवाह किसी की परवाह नहीं करते। अमीर लोग न पार्लियामेंट की परवाह करते हैं, न कानून की परवाह करते हैं, न हाजिरी की परवाह करते हैं। वो तो बेपरवाह लोग होते हैं, बस जाए घूमो फिरो ऐश करो, बस बात ख़त्म। तो इसका नेचर भी इस वजह से थोड़ा सा वीक हो जाता है। सिर्फ ये जो नाम है कि मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर हूँ, बस इसको एंजॉय करते रहते हैं, बाकी जो है इसकी इतनी अहमियत नहीं रहती। अच्छा, तो एवरेज हाजिरी अगर ले लें तो किताब में लिखा है कि ये 50 और 50 के करीब है, तो इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि ओथ लेने के लिए भी बहुत सारे नहीं आते। अच्छा, पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं इनके पास, ठीक है, कानून साजी के, कि जब एक बिल पास होता है तो वो इनिशिएट होता है, सपोज हाउस ऑफ कॉमन्स में इनिशिएट हुआ, अभी बिल्स का तरीका भी बताता हूँ, तो वो वहां से पास होकर फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चला जाता है और फिर वहां से पास होकर जो है वो रॉयल्टी या जो मोनार्क है उसके पास एसेंट के लिए, अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो बात यह है अगर हम इसको देखें तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी है, लेकिन ये बात जहन में रखें, इवन पेपर में भी आप लोग जरूर इस बात को मेंशन करें कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस, जो सबसे ज्यादा लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास हैं। इन लोगों के पास चंद चीजें हैं कि सिर्फ ये रिवाइज कर सकते हैं एक बिल को, या जो है उसको डिले कर सकते हैं, अमेंडमेंट हो गया या रिजेक्शन हो गया। तो इतने जैसे बड़े पावर जैसे कि अमेरिका का सेनेट है, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, इनके पास इतने ज़्यादा इख्तियारात नहीं हैं कि एक बिल इनिशिएट हुआ और उसको ख़त्म किया गया, रिजेक्ट किया गया, या जो है हाउस ऑफ कॉमन्स पर एक चेक है या ये लोग उससे डरे, तो ऐसी कोई बात भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से अब हम कहते हैं कि चलो लेजिस्लेटिव पावर आप लोगों के बुक में लिखे हैं, तो बस आप लोग भी पेपर में लिखे कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, थोड़े से उतना अपना इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ में ये बात वाज़ेह करें कि इन प्रैक्टिस जो है ज़्यादा इख्तियारात हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है, और फिर सबसे ज़्यादा इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर और उसका जो कैबिनेट है, आप प्राइम मिनिस्टर ना भी लिखे, सिर्फ इतना लिखे कि कैबिनेट के पास है। ठीक है, कैबिनेट। फिर इसके बाद है हमारे पास, इसके पास एग्जीक्यूटिव इख्तियारात की बात करें, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव इख्तियारात इसके पास है ही नहीं। तमाम के तमाम एग्जीक्यूटिव इख्तियारात जो है दैट लाइज विद द कैबिनेट, वो कैबिनेट के पास है। जुडिशियल पावर्स हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा पाकिस्तान में, तो इवन सुप्रीम कोर्ट का जज जो है डैम भी बना सकता है। ठीक है, मजाक की बात कह ले या जो भी है, तो यहाँ पर इतना इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है कि वो डैम तक बना सकता है, चंद इकट्ठे कर सकता है, एक वजीर आजम को जो है घर भी भेजा जा सकता है, डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, जैसे यूसुफ रजा गिलानी को किया गया, नवाज शरीफ को किया गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो एक अलग डिस्कशन है, तो ये सुप्रीम कोर्ट से होता है। इंग्लैंड में सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। ठीक है, यहाँ पर इम्पीचमेंट भी होती है, और जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील उसको कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ही हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है, तो इंग्लैंड में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है वो हमारे पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं। तो ये इनके जुडिशियल फंक्शंस हैं। अच्छा, इस फंक्शन को अदा करने के लिए इसी हाउस में हम उसको कहते हैं लॉ लॉर्ड्स। ठीक है, तो जो लॉ लॉर्ड्स होते हैं वो 7 मेंबर्स होते हैं, और वो डिस्टिंग्विश्ड लॉयर्स होते हैं, या जो है किसी खास वक़्त में जज रह चुके होते हैं। ठीक है, और उसके पास कानून का बहुत ज़्यादा इल्म होता है, तो इस बिना पर जो है उसको लॉ लॉर्ड्स में शामिल किया जाता है, ताकि जब कभी फैसले का वक़्त आए, जजमेंट का वक़्त आए, तो ये लोग उसमें हिस्सा ले सके। तो असल में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है।
अच्छा, बस ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट थी जिसको मैंने आप लोगों को बताना था। चलो और भी थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि इसका मेन फंक्शंस या आर्गुमेंट्स इसके बारे में क्या है कि ये हाउस वीक है तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो कुछ आर्गुमेंट्स ले लेते हैं, आप लोगों की बुक से है। एक है कि इसके पास रिवाइजरी फंक्शन है, जो एक पॉजिटिव बात है। जब एक बिल पास होता है हाउस ऑफ कॉमन से तो वो रिवाइज होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। वो उसको देखते हैं कि इस बिल में कोई खराबी है या कोई अवामी या कुछ मसला है जिसको हम दोबारा बेच सकते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, ताकि वो इसमें चंद अमेंडमेंट्स कर सके, चेंजेस कर सके। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो फिर रिवाइज करना, जैसे आप लोग कुछ लिखते हैं और आपका टीचर उसको रिवाइज करता है तो फायदा क्या है, वो होता है कि उसमें जो गलतियां हैं वो निकाली जाती हैं। तो इसी तरह ये एक रिवाइजरी बॉडी है। जब एक बिल या एक कानून या एक एक्ट पास होता है वो इनके पास पहुंच जाता है और ये लोग उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, अब रिवाइज का मतलब ये नहीं है कि हमेशा इनके पास रिजेक्ट करने के इख्तियारात हैं या अमेंडमेंट के या वगैरह। कुछ ऐसे बातें हैं जो कि प्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इख्तियारात हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है। इवन अगर ये कुछ चीज़ रिवाइज करे और उसको दोबारा भेज दे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, रिजेक्ट किया जाता है इस हाउस से, तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है इसको ओवरराइड भी कर सकता है। ओवरराइड किस तरह होगा कि दोबारा से उसको पास करके डायरेक्टली जो है इसको ओवरराइड करके बीच में से निकाल के असेंट के लिए किंग या क्वीन के पास या मुनार के पास भेजा जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका फंक्शन फिर कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि सेकंड रीडिंग कह ले या दोबारा अगर इसको पास किया जाता है हाउस ऑफ कॉमन से तो फिर इसकी अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, नॉन कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन की जब बात आ जाए जिसमें कोई पॉलिटिकल इशू या कोई अवामी इतना बड़ा इशू नहीं होता तो वो यहाँ से जल्दी पास हो जाते हैं। तो ये एक हेल्पिंग हैंड है, एक हेल्प करती हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की। डिलेइंग पावर है इसके पास। डिले पावर से क्या होता है, डिले पावर से थोड़ा सा लोगों में भी जो है शऊर पैदा हो जाता है। एक बिल को डिस्कस किया जाता है, सपोज अगर एक बिल हाउस ऑफ कॉमन से पास हो गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चला गया और उसने 1 महीने के लिए डिले कर दिया, तो इस 1 महीने में फिर न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, लोगों के बीच में, कॉलेज स्टूडेंट्स और ये आप जैसे CSS स्टूडेंट्स वगैरह ये उस पर डिस्कशन करते रहते हैं। ठीक है, और इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा मिलता है? फ़ायदा ये मिलता है कि उसको पब्लिक ओपिनियन का पता चल जाता है कि ये जो काम हम कर रहे हैं इसमें पब्लिक क्या कहती है, ठीक है या नहीं ठीक। अगर लोगों की राय उसमें हो, पब्लिक ओपिनियन हुकूमत को पता चल जाए तो बस फिर तो अच्छी बात है, वो बिल पास हो जाएगा। अगर उसमें कोई मसला आ जाए तो डिले से ये फ़ायदा हुआ कि जो हेस्टी डिसीजन है वो थोड़ा सा आराम से लिया जाता है और जो खामियां होती हैं वो भी आसानी से दूर हो सकती हैं। तो ये जो है यहाँ पर इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। वेंटिलेटिंग चैम्बर भी है, मतलब इसमें बड़े बड़े इश्यूज जो है हाईलाइट भी हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर का सेशन भी, इवन पब्लिक पॉलिसीज भी, और जो एक फोरम प्रोवाइड करता है फॉर डिस्कशन। तो इसमें भी जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स में डिस्कशन होती है इसी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी डिस्कशन होती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है अगर कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट है, इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, चलो वो बता देता हूँ। एक चीज़ जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है वो है हेरिडिटरी मेंबरशिप ले ले, कि इनकी जो मेंबरशिप है वो हेरिडिटरी है, विरासत के बस एक ख़ास फैमिली है या किंग और क्वीन की जो है मर्जी है, जिसको चाहे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बना दे। तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। सबको जो है हिस्सा मिलना चाहिए ताकि वो भी हुकूमत में और पार्लियामेंट का हिस्सा बन सके। दूसरी बात ये है कि फोर्ट्रेस ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट, इसमें चंद ही लोग आते हैं जो कि ख़ास मफाद रखते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट ले लें या जो है ये बिशप्स वगैरह, आर्च बिशप्स ले लें। ठीक है, ये ख़ास लोग हैं, ख़ास तबका है
लैंड लॉर्ड्स हो गए, फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए, ये सब जो है फिर खास मकसद के लिए पार्लियामेंट आते हैं। अब आप लोगों ने खुद देखा होगा कि पाकिस्तान में भी चंद ऐसे लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिसको हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं है, या हुकूमत उसको क्या तनख्वाह देगी, एक सेनेटर की क्या तनख्वाह होगी, एक पार्लियामेंटेरियन की। इवन वजीर आजम जो है खुद को कहते हैं कि 2 लाख से मेरा गुजारा नहीं चलता, मेरी तनख्वाह 8 लाख कर दे, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेकिन वो हाईली इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कि 8 लाख से ज़्यादा वो एक प्रोजेक्ट में कमाते हैं या एक दिन में कमाते हैं, ठीक है। तो उसको तनख्वाह के लिए वो पार्लियामेंट में नहीं बैठते, वो फिर बैठते हैं पावर के लिए। अब एक सेनेटर जब बनता है और वो उसके पीछे जो है 2, 3, 4, 5 या जो है सैकड़ों उसकी छोटी छोटी कंपनियां हो, इंडस्ट्रीज हो, तो उसको क्या ज़रूरत है कि हुकूमत में आए? पैसों के लिए तो ऐसे लोग नहीं आते, ठीक है। तो फिर ये लोग आते क्यों हैं? पावर के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी दौलत या जो है इतनी बड़ी जो है जायदाद फिर हुकूमत के पावर के बगैर संभालिए ये नामुमकिन हो जाता है। तो इसमें जो लोग भी आते हैं, इवन इंग्लैंड में, पाकिस्तान में भी तो ये हालत है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन साथ में इंग्लैंड में भी यही है कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, दैट इज द फोर्ट्रेस ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। अच्छा, फिर क्या होता है कि कंजर्वेटिव है कैरेक्टर के लिहाज से, चेंज नहीं चाहते, बस वही पुराने एक खानदान है, बस वही चलते आ रहे हैं। एब्सेंटिज्म की बात करें, जैसे मैंने कहा कि सारे एब्सेंट होते हैं, कुछ तो अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी नहीं आते, ठीक है। और तकरीबन 792 जो है 792 मेंबर्स हैं, एंड आउट ऑफ 792 ओनली 50 आर 35 एंड 30 एंड इन बिटवीन दीज फिगर्स दे आर प्रेजेंट, बाकी जो है एब्सेंट रहते हैं। अच्छा, और रिवाइजरी फंक्शन जो है दैट इज यूजलेस। रिवाइजरी फंक्शन जो है वो तो यूजलेस बन जाता है जब इनके पास पावर ही नहीं है। अब एक चीज रिवाइज करें तो क्या हो गया? हाउस ऑफ कॉमन्स के पास तमाम के तमाम इख्तियारात हैं, तो जब हाउस ऑफ कॉमन्स के पास तमाम इख्तियारात हैं और इसकी रिवीजन जो है वो फजूल है, तो बस फिर तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग कुछ लिखें और मैं उसको रिवाइज करूं और आप उस पर अमल ही ना करें और आप कहें कि बस मैं आपसे ज़्यादा जो है काबिल हूं, ठीक है। तो मेरी टीचर की जो रिवीजन है या जो जो टीचर की जो रिव्यूज़ हैं, मैं उसको मानती ही नहीं हूँ या मानता ही नहीं हूँ, तो बस फिर टीचर की ज़रूरत ही नहीं रहती, टीचर तो यूजलेस हो गया अगर आप इतने काबिल हैं। तो इसीलिए जो है इसको भी कहा जाता है कि इसकी जो अगर ज़रूरत ही नहीं है, ये एक चीज़ को रिवाइज करे और फिर भी जो है एक बिल को या एक एक्ट को, एक कानून को इफेक्ट तक ना कर सके और हाउस ऑफ कॉमन्स पर प्रेशर ही ना डाल सके, वो जो है एक चेक ना रख सके, तो बस फिर तो फजूल है। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगेंस्ट इसके जाती हैं। हाँ, कुछ रिफॉर्म्स अब आप लोग पेपर में सजेस्ट कर सकते हैं, इवन कुछ लोगों ने सजेस्ट किया भी है। एक तो ये है कि जो इसकी तादाद है वो कम कर दी जाए, दूसरी ये है कि ये हेरिडिटरी ना हो, ये डेमोक्रेटिक उसूलों के बुनियाद पर हो, कोई भी आ सकता हो, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बन सकता हो, जैसे अमेरिका में है, जैसे इंडिया, जैसे पाकिस्तान में है, ठीक है। और फिर बता दिया जाता है कि जैसे अमेरिका में सेनेट के पास इख्तियारात है, इसी तरह इनको भी थोड़े बहुत इख्तियारात मिलने चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि बस बिल्कुल इख्तियारात ही ना हो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ। अच्छा, प्रिविलेजेस हैं। प्रिविलेजेस क्या है इनके? कि एक तो ये है कि ये डायरेक्टली जाकर किंग और क्वीन या मोनार्क से मिल सकते हैं, अनलाइक हाउस ऑफ कॉमन मेंबर। हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर डायरेक्टली नहीं जा सकते, वो तो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू और स्पीकर के थ्रू जाएंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे। ये लोग डायरेक्टली उससे मिल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हाउस ऑफ कॉमन्स को आम कोर्ट में जो है उसका ट्रायल हो सकता है, लेकिन इनका जो है आम कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। जो इनका अपना हाउस है उसी में जो है उसके मसाइल हल होंगे और उसका ट्रायल भी होगा अगर कोई मसला है, कानूनी मसला है, ठीक है। तो ये इनके जो है बाकी नाम वगैरह भी इनको मिल जाता है और इतने ख़ास बाकी कुछ नहीं है बुक में, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो चांसलर है उस पर एक छोटा सा टॉपिक है, ये मैं आप लोगों को डिस्कस करके बता दिया।
तो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो लॉर्ड चांसलर है वो कौन है, क्या करता है। स्पीकर के साथ मैंने उसकी कंपैरिजन भी कर दी। तो इतनी छोटा सा टॉपिक है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। एनी हाउ व्हेन यू रीड इट अबाउट इट यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली। अब आते हैं पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को देख लेते हैं। एक बिल जो है, बिल क्या है? दैट इज अ प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन। प्रपोज किया जाता है, लेजिस्लेशन है, ठीक है। और उसमें यही कहा जाता है कि सपोज एक बिल है, प्राइवेट बिल है, मनी बिल है, पैसों के लिहाज से, फिर बाद में वो एक्ट भी बनता है, बाद में वो एक कानून भी बनता है। एनी हाउ ये बातें चलती रहती हैं। कितने टाइप्स का होता है? एक होता है मनी बिल्स। मनी बिल्स जैसे नाम से जाहिर है, फाइनेंशियल मैटर्स हो गए, एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यूज हो गया, टैक्स वगैरह हो गया, पैसों से मुतालिक जितने भी होते हैं ये मनी बिल्स कहलाते हैं। और ऑर्डिनरी बिल्स जो है, इसमें ये प्राइवेट बिल्स, बाकी सारे बिल्स जो मनी बिल्स नहीं कहलाते, बाकी सारे बिल्स फिर ये ऑर्डिनरी बिल्स बन जाते हैं, ठीक है। इसकी आप लोगों की किताब में 4-5 किस्में लिखी गई हैं। एक है प्राइवेट बिल्स, जो कि एक खास प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कारपोरेशन, एक खास शख्स के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये छोटे पैमाने पर होता है। दूसरा जो है पब्लिक बिल्स हैं, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाता है और ये एक पूरी कम्युनिटी के लिए होता है, ठीक है। तो सपोज अगर एक बिल है वो एक खास कंपनी के लिए हो, स्टील कंपनी है या इंडस्ट्री है, बस उसके लिए हो, तो ये प्राइवेट बिल हो गया। पूरी नहीं, बस एक खास इंडस्ट्री कारपोरेशन के लिए है। और जो है दूसरा ले लिया, जो है क्या कहते हैं कि पब्लिक बिल्स, जिसमें सबकी जो है भला हो, एजुकेशन के लिहाज से हो या जो है हेल्थ के लिहाज से हो, और फिर वो पूरे लोगों की एक कम्युनिटी को इफेक्ट करे, तो फिर ये सब जो है पब्लिक बिल में आ जाता है। मनी बिल्स, जैसे मैंने कहा, मनी बिल्स तो वो होता है जो फाइनेंशियल मैटर्स देखता है। मदीहा आरिफ, ये चीज़ें आप ना करें, ये क्या स्टिकर्स हैं कि क्या इसको कहते हैं? दिस इज़ नॉट अलाउड इन द क्लास, ठीक है। ये फॉर्मल क्लास है और ये चीज़ें अलाउड नहीं है क्लास में, ठीक है, स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद है गवर्नमेंट बिल्स। गवर्नमेंट बिल्स की बात करें तो वो बिल्स जो कैबिनेट से जो है प्रपोज होती है, कैबिनेट की तरफ से। अब कैबिनेट कुछ प्रपोज करना चाहता है और फिर पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स को बताते हैं कि आप लोग इस पर कानून साजी करें, तो वो फिर गवर्नमेंट बिल बन जाते हैं, क्योंकि ये हुकूमत की तरफ से आता है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट बिल की बात थोड़ी सी ख़तरनाक भी है इंग्लैंड में। वो एक ये है कि ये असल में आता है कैबिनेट की तरफ से, और अगर हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद का वोट, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पर वो इवन पूरा हाउस जो है या हुकूमत जा सकती है। अगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता और कहा जाता है कि हम इस चीज़ पर कानून साजी नहीं करेंगे, तो बस फिर तो बात जनाब हुकूमत चली जाती है। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। तो 4 किस्में हो गई। एक और चीज़ भी लिखी है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल, कि एक प्राइवेट मेंबर जो होता है पार्लियामेंटेरियन जिसको कहा जाता है, एक मिनिस्टर होता है जो कैबिनेट का मेंबर होता है, एक प्राइवेट मेंबर मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जिसको हम कहते हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो हम इसको एमएनए कहते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ठीक है। तो अगर एक ऐसे आम शख्स से या एक आम पार्लियामेंटेरियन से बिल आ जाता है तो हम उसको प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना अहम नहीं होता एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट बिल्स। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है कि बिल्स चाहे मनी बिल्स हो या जो है पब्लिक बिल्स हो या प्राइवेट जो भी हैं, इसको किस तरीके से पास किया जाता है, प्रोसीजर क्या है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या है। तो हम अब उस प्रोसीजर को समझ लें, फिर आप इसको किसी भी जगह पर अप्लाई कर ले, तकरीबन ये दुनिया में सेम ही होगा। अगर स्टेप 1-2 स्टेप आगे पीछे हो जाते हैं वो इतना बड़ा मसला फिर नहीं होता, लेकिन मोस्टली यही चीज़ होती है। अच्छा, पहली बात ये है, आप लोगों की किताब में लिखा है
कि इसके दो स्टेजेस हैं। एक स्टेज ये है कि बिल को ड्राफ्ट किया जाता है, सब इसके लिए अपनी एक कमेटी होती है, एक शख्स होता है, फिर उसको ड्राफ्ट करता है, बनाता है, और फिर कैबिनेट जो है उसको देखता भी है कि ठीक है या नहीं। फिर उसके बाद जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। तो दो स्टेजेस हो गए, ठीक है। एक स्टेज में ड्राफ्टिंग होती है, दूसरी स्टेज में ये इंट्रोड्यूस होती है। अब जो है आप लोगों को मैं 7 स्टेज बताऊंगा। आई थिंक आप लोगों की किताब में 5 लिखे हैं। एनी हाउ जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा मॉडर्न, नया भी है और आसान भी है, ठीक है। उसके लिए जो है 7 पॉइंट्स इसी तरह आप लोग लिखें। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये लिखे, फिर सबको एक्सप्लेन करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, पहली जब बिल इंट्रोड्यूस होता है तो ये फर्स्ट रीडिंग में होता है, सेकेंड रीडिंग में डिटेल्स दिए जाते हैं, थर्ड रीडिंग में उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, हम उसको कमेटी स्टेज कहते हैं। फिर वही कमेटी जो है रिपोर्ट करती है, इसको रिपोर्ट स्टेज कहा जाता है। फिर थर्ड रीडिंग होती है। थर्ड रीडिंग के बाद जो है यही बिल फिर जो है यहाँ से दूसरे हाउस जो है मुंतकिल होता है, ठीक है। छठा पॉइंट हो गया। और आखिर में जब दोनों हाउसेस से ये सारा मामला क्लियर हो जाए तो फिर ये रॉयल एसेंट या जो है मोनार्की एसेंट के लिए भेजा जाता है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं। अब बताता हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। पहले रीडिंग में क्या होता है? पहले रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ जो ड्राफ्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। सपोज एक बिल है, वो है एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। जैसे पाकिस्तान में सिंगल नेशनल करिकुलम की बात की जाती है, ठीक है। इसी तरह सपोज ये एक बिल है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है, सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि हम एक नई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, और वो हमारे पास है सिंगल नेशनल करिकुलम। इसमें यूनिफॉर्म एजुकेशन होगा पूरे मुल्क के लिए, ठीक है। ये अमीर और गरीब का जो तबकाती निज़ाम है ये ख़त्म हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट जो है प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस में जो बुक्स पढ़ेंगे, वही बुक्स जो है गवर्नमेंट स्कूलों में भी पढ़ाई जाएंगी, सही। और तरीक़ेकार सब कुछ एक होगा, तो एक ही करिकुलम होगा। एनी हाउ ये जो है सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट रीडिंग हो गई। ये जो है सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस होगा, कोई डिटेल्स, बाकी डिटेल्स और पॉइंट्स और क्लासेस वगैरह या उसूल जो है तरीक़ेकार ये नहीं बताए गए। फिर इसमें इतनी वोटिंग भी नहीं होती, ना इस पर इतनी क्रिटिसिज्म होती है, कुछ भी नहीं होता, बस एक बात थी, बस कह दी। फिर दोबारा जो है हम इसको कहते हैं सेकेंड रीडिंग। दूसरे सेशन में इसकी सेकेंड रीडिंग होती है। अब सेकेंड रीडिंग जो है उसमें फिर जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसूल है, वो सब बता दिए जाते हैं। जो डिटेल्स हैं, जो इसके पीछे एक फिलॉसफी है, वजह क्या है, क्या वजूहात हैं, फिर इसमें जो है उसमें जो अपोजिशन है, उसकी जो अपोजिंग आइडियाज हैं वो भी आती हैं, ठीक है। उसको आई थिंक उसको एक नाम भी दिया जाता है कि 10 मिनट्स रीडिंग, आई थिंक उसको कहते हैं कि यहाँ पर 10 मिनट्स रूल। हाँ, बुक में, आप लोगों की बुक में लिखा है कि 10 मिनट्स रूल। 10 मिनट्स रूल ये एक ऐसा उसूल है जिसमें ये बिल जो है अपोजिशन जो है क्रिटिसाइज करती हैं या अपोज करती हैं या इस पर बात करती हैं अपोजिशन की तरफ से, ठीक है। और फिर उसको कन्विंस किया जाता है, उस पर बातें होती हैं, बहस मुबाहिसा होता है। तो ये भी एक तरीका है सेकेंड रीडिंग का, ठीक है। इवन यहाँ पर आप लोगों के बुक में इसको भी फर्स्ट रीडिंग में शामिल किया है, लेकिन तरीक़ेकार यही है कि सेकेंड रीडिंग में डिटेल दिए जाते हैं। अब जब ये भी हो गया, ठीक है, थर्ड स्टेज आता है कमेटी स्टेज। कमेटी स्टेज में क्या होता है? इसमें एक कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटी जो है इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ एक्सपर्ट्स। इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, यही पार्लियामेंटेरियन से भी एक्सपर्ट लिए जाते हैं। सपोज एजुकेशन बिल है तो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स उसमें बिठाए जाते हैं जो एजुकेशन को जानते हैं।
ख़ास तौर पर मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है, टीचर है, उसको भी इवन शामिल किया जाता है, क्योंकि इस कमेटी में, कमेटी स्टेज में वो लोग इसमें बैठते हैं हु विल बी इफेक्टेड बाय द बिल, जो कि इस बिल से इफेक्ट होंगे। तो यही लोग फिर इस बिल में जो है खामियां भी निकाल सकते हैं, या उसमें इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं, या उसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो कमेटी स्टेज में फिर उसको परखा जाता है डिटेल के साथ, और उसके बाद जो है इसको एक और स्टेज की तरफ ले जाते हैं, हम उसको कहते हैं रिपोर्ट स्टेज। फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, यही कमेटी तैयार करती है, और फिर उसको बता दिया जाता है कि इसमें ये चीज़ें अमेंड करनी है, ये चीज़ें डालनी है, ये चीज़ें निकालनी है, और पूरा प्रोसीजर तैयार किया जाता है। अब रिपोर्ट स्टेज के बाद क्या होता है? रिपोर्ट स्टेज के बाद जनाब आता है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग जो है इसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है, इवन क्लास बाय क्लास डिस्कशन भी हो जाती है, और इसमें अगर अपोजिशन ने हिस्सा लेना है वो भी ले लेते हैं, वोटिंग भी हो जाती है, और इस तरह से ये एक हाउस से इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब ये बिल जाता है दूसरे हाउस में। अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है और ये प्रोसेस ख़त्म हुआ, तो फिर ये लोअर हाउस में आएगा, और अगर लोअर हाउस में ये शुरू हुआ है तो फिर यही प्रोसेस जो है दोबारा से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होगा, और इसी तरह फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, कमेटी और रिपोर्ट स्टेज, ये सब कुछ उधर भी होगा। ठीक है, वहां से भी क्लियर हो जाए, कोई मसला बाकी ना रहे, दोनों हाउसेस एग्री कर ले। जब ये दोनों हाउसेस एग्री हो जाए तब ये बिल जो है रॉयल एसेंट, हम उसको कहते हैं, रॉयल एसेंट के लिए जो है क्वीन के पास भेजा जाता है, और वहां पर जो है ये फाइनलाइज होता है। यही प्रोसीजर है हर एक बिल का। ठीक है, मनी बिल्स जो है आप लोगों की किताब में इस पर थोड़ी सी और भी डिस्कशन हुई है कि प्राइवेट बिल्स और मनी बिल्स को थोड़ा सा और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। एनी हाउ उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। मनी बिल्स के लिहाज से बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशिएट होता है हाउस ऑफ कॉमन्स में, इसका ताल्लुक जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ नहीं है। हाउस ऑफ लॉर्ड जो है मनी बिल के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ डिले कर सकता है, बाकी उसमें कोई चेंज वो नहीं ला सकता। जैसे वो कैबिनेट से आता है, कैबिनेट में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, ये पाकिस्तान में उसको कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्ट्री। इंग्लैंड में उसको एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर है कि एक्सचेकर ऑफ चांसलर, कुछ इस तरह लिखा जाता है। लेट मी सी द नेम, किधर लिखा है आप लोगों की किताब में? चलो जनाब, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। ठीक है, तो करेक्ट नेम है चांसलर ऑफ एक्सचेकर। जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर है यही जो है फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है, इन पाकिस्तानी लैंग्वेज। तो यही जो है फिर बजट तैयार करता है, और यही जो है फिर उसको पार्लियामेंट में स्पीच भी देता है, और यही जो है सारे डिपार्टमेंट्स का जो डेटा है ये भी कलेक्ट कर। डेटा कलेक्ट करने का तरीका ये है कि बजट से कुछ महीने पहले, अब बजट में होता क्या है, बजट भी आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले। बजट में जो है पूरे मुल्क की जो रेवेन्यू है, ठीक है, कि कितने पैसे इस साल हमारे पास आएंगे, उसका एस्टिमेट लगा लिया जाता है। फिर किस डिपार्टमेंट को कितने पैसे चाहिए, ठीक है, फिर उसका जो एस्टिमेट है वो भी लगाया जाता है। अब ये जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होती हैं, ठीक है, वो जाकर तमाम डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट करती हैं कि इस साल आप लोगों के एक्सपेंडिचर अखराजात क्या होंगे, वो लिख लिए। फिर बताएंगे कि आप लोगों को कितने फंड्स चाहिए, वो भी लिए जाते हैं कि इतने इतने फंड्स चाहिए इस साल के लिए। फिर ये डेटा कलेक्ट करके, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज में इस तरह होता है। फिर ये डेटा कलेक्ट करके
इसी तरह जो ट्रेजरी ऑफिस होता है उसमें इस पर डिस्कशन होती है, फिर यही बात जो है चांसलर ऑफ एक्सचेकर के पास जाती हैं और फिर कैबिनेट में, और फिर उस पर डिस्कशन होती है, और ये पूरा खर्चा मालूम करके उसके बुनियाद पर ये कहा कहते हैं कि इस साल हमें जो है 5,000 जो है क्या पाकिस्तान में अक्सर तकरीबन पिछले साल तो तकरीबन 7,000 करोड़ की तरफ गए थे, और इन लोगों ने कहा था कि हम इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और इतनी जो है सैलरीज बढ़ाएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उधर तो बात डॉलर्स में होती हैं, ठीक, या पाउंड्स में होती हैं। चलो एग्जैक्ट फिगर्स का मुझे इंग्लैंड का पता नहीं है कि सालाना कितना जो है ये लोग बजट में रखते हैं। एनी हाउ तरीक़ेकार बस ये है कि एस्टिमेट लगा दिया जाता है कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, फिर साथ में ये एस्टिमेट भी लगाया जाता है कि कितने डेवलपमेंट या खर्चे या सैलरीज या आर्म फोर्सेस वगैरह पर कितने पैसे खर्च करने। जब ये सब कुछ हो जाता है, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, फिर ये पार्लियामेंट में आता है, क्वीन स्पीच देती हैं, फिर उसके बाद जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता है वो अपना जो पॉलिसी वगैरह है वो सामने रख देते हैं, और वहाँ पर फिर इस पर डिस्कशंस वगैरह शुरू हो जाती हैं, और जैसे फर्स्ट रीडिंग और थर्ड रीडिंग और ये सब कुछ मामलात हैं ये भी हो जाते हैं। फिर जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी हो जाता है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स का इतना एक्टिव फंक्शन मनी बिल्स में नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ इसको एक महीने के लिए डिले कर सकते हैं, और एक महीने में अगर ये लोग फैसला न कर सके तो ये खुद ब खुद जो है पास हो जाता है और ये रॉयल एसेंट के लिए भेजा जाता है। तो यही कुछ कहानी है मनी बिल्स के हवाले से। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो बस आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, ठीक है। टेक्निकल टॉपिक है, ठीक, बिल्स के लिहाज से। एनी हाउ इतना भी मुश्किल नहीं है, आसान है, और अभी आप लोगों को पता भी चल गया कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है वो क्या है। ये मीना गोया 90 डेज ऑलमोस्ट, किस लिए 90 डेज फॉरवर्ड? अच्छा, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, नहीं, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? तो हर मुल्क का अपना एक सिस्टम होता है ना, तो वो लोग तो ज़्यादा कन्वेंशनल है, और वहाँ में एक खूबसूरती ये है कि वहाँ का जो स्पीकर होता है चाहे किसी पार्टी का क्यों ना हो, जब वो एक स्पीकर बन जाते हैं पार्टी एफिलिएशन उसकी ख़त्म हो जाती है, वो इम्पार्शियल जज बन जाता है। पाकिस्तान में जो भी स्पीकर बन जाते हैं वो पार्टी से नहीं निकलता, इम्पार्शियल जज भी नहीं बनता, इवन वो असम्बली में बैठ कर जो है अपनी पार्टी को इनडायरेक्टली कह ले या डायरेक्टली कह ले सपोर्ट करता रहता है। इस वक्त सपोज असद कैसर साहब है, तो वो आप लोगों को पता है कि बस वो पीटीआई से है और पीटीआई को सपोर्ट भी करता है, ठीक है, उसके खिलाफ बातें भी नहीं सुनता। इवन सेलेक्टेड लफ्ज़ जो है वज़ीर आज़म के लिए उस पर पाबंदी भी लगा दी कि पार्लियामेंट में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? तो पाकिस्तान तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी कभी भी आप लोगों को ये उसूल नहीं देती कि आप एक दफ़ा स्पीकर बन जाए और फिर सारी उम्र के लिए हो, और लोगों को भी चांस देना चाहिए, ठीक है, आगे आए। लेकिन इंग्लैंड में क्यों है? इंग्लैंड में इसलिए है कि वहाँ पर लोग ज़्यादा कन्वेंशनल है, और ये कन्वेंशन चला आ रहा है। इवन नई हुकूमत जब बनती है, फर्स्ट डे ऑफ पार्लियामेंट का जो होता है उसमें स्पीकर को लिया जाता है। इंग्लैंड में उसी स्पीकर को लिया जाता है जो पहले का हो, इवन उसके खिलाफ जो है कैंडिडेट भी खड़ा नहीं किया जाता। अच्छा, चलो ये फिर ठीक है, ये देख लेंगे मीना गुलाले कि कितना टाइम लेता है। अगर आपने 90 डेज लिखा है तो शायद यही हो। आई विल चेक इट, बुक में इस तरह कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। बात चीज़ ऐसी है जब पास होने की बात आ जाए उसमें सालों लग जाते हैं, ठीक है, एक अमेंडमेंट में जो है इवन सालों लग जाते हैं। तो ये 90 डेज इतना वो नहीं है कि ख़ास यूनिवर्सल रूल नहीं है। फिर भी देख लेंगे कि यूके का क्या जो है तरीक़ेकार है।
वन बिल टेक हाउ मच टाइम इन प्रोसीजर? तो जैसे मैंने कहा, ये तो इट डिपेंड्स ऑन द अपोजिशन कि इसमें खामियां कितनी हैं, अच्छाइयाँ कितनी है। सपोज उसमें नॉन कंट्रोवर्शियल बिल है जिसमें कंट्रोवर्सी है ही नहीं, तो वो तो जल्दी से पास हो जाता है। ठीक है, इवन पाकिस्तान का मिसाल ले लूँ तो जब बाजवा की एक्सटेंशन की बात आई, ठीक है, आर्मी जनरल की एक्सटेंशन की बात आई, तो वो विद इन जो है 6 मंथ्स, जो है विद इन 6 मंथ्स वो सब कुछ हो गया। एक्सटेंशन भी मिल गई और 3 साल एक्सटेंशन भी दे दी गई, और किसी पार्टी में, पार्लियामेंटेरियन में ये जुर्रत ही नहीं थी कि वो उसको अपोज कर सके। तो बस अपोजिशन ने भी एग्री कर लिया, हुकूमत ने भी एग्री कर लिया, सेनेट ने भी कर लिया, लोअर हाउस ने भी कर लिया, और बस चुपचाप जो है उसको एक्सटेंशन मिल गई विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, उसको रिटायरमेंट को 6 मंथ्स थे, और विद इन 6 मंथ्स जो है उसको एक्सटेंशन 3 साल के लिए दे दी गई। सो इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कि कौन सा बिल है, किस लिए बनाया जा रहा है। अब एक और चलो एक और मिसाल भी दे दूँ आप लोगों को कि यहाँ पर एक लड़की के साथ रेप हुआ, ज़ैनब कत्ल केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो छोटी सी लड़की, तो उसके लिए जो बिल बनाने लगा कि इस शख्स को कौन सी सज़ा देनी है, कैसी सज़ा देनी है जो बच्चों के साथ ज्यादती करे, तो वो कानून बनाते बनाते 2 साल लगे। ठीक है, कि ऐसे शख्स को फिर फांसी होनी चाहिए, कुछ ने कहा सरेआम फांसी होनी चाहिए, कुछ ने क्या कहा, फिर ह्यूमन राइट्स भी बीच में आ गए कि नहीं, कुलियाम फांसी या जो क्या कहते हैं उसको जलाना या पथराव करना या संसार करना, ये तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। तो जो सज़ा देनी है आपने इंटरनेशनल लॉ को या ह्यूमन राइट्स को जहन में रखते हुए कानून साजी करनी है। तो जब एक बिल कंट्रोवर्शियल हो तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, इट इज़ नेचुरल। ठीक है, और जब नॉन कंट्रोवर्शियल हो तो बस उसमें सब एग्री कर जाते हैं। अब ये पार्लियामेंटेरियन जब अपनी तनख्वाह की बात करते हैं, ठीक है, तो वो तो एक ही दिन में पास हो जाता है, करारदाद ले आते हैं और अगले दिन उसकी सैलरी जो है बढ़ जाती है। लेकिन ये अगर ये और सरकारी मुलाजिमीन का मसला हो तो फिर उस पर जो है सालों लग जाते हैं कि सैलरी बढ़ाएं ना बढ़ाएं, कितनी बढ़ाएं, क्या करें वो करें। अभी जो है इस साल आप लोगों ने देखा होगा सरकारी मुलाजिमीन पर कितना जो है वो इवन आंसू गैस वगैरह ये भी चलाए गए, कुछ का सर फोड़ दिया, कुछ के कपड़े पाट दिए, सिर्फ ये लोग तनख्वाह के लिए निकले थे और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, मीना गुलाले कहते हैं होल ऑफ द प्रोसेस ऑफ बिल प्रोसेसिंग टिल फाइनल अप्रूवल टेक 52 to 55 days। गूगल, अच्छा गूगल ने कहा है, चलो इसको फिर कंफर्म भी कर लेते हैं। सो फॉर नाउ इट्स इनफ, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स। आप लोग इस तरह करें कि बुक को थोड़ा सा एक रीड दे लें, और अगर इसके बाद मज़ीद क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क मी इन द पोस्ट। थैंक यू सो मच।